नमस्ते। आज अधिगम को प्रभावित करने वाले कारकों पर तीसरा और अंतिम लेक्चर आप लोगों के सम्मुख प्रस्तुत है। तो चलते हैं सीधा कंटेंट। आज के लेक्चर का टॉपिक है अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक। लेकिन इस लेक्चर में हम अधिगम को प्रभावित करने वाले वातावरणीय कारकों के बारे में चर्चा करेंगे और इस चर्चा से पहले कुछ सेकंड्स में पिछले 2 लेक्चर्स को रिकॉल कर लेते हैं। लास्ट वीडियोस में हमने चर्चा की थी कि स्वयं व्यक्ति के अंदर या उसके चारों ओर के वातावरण में कई ऐसे तत्व उपस्थित होते हैं जो व्यक्ति की सीखने की गति यानी अधिगम की गति को तीव्र, मंद या अवरोधित कर प्रभावित करते हैं। तो अधिगम की गति को प्रभावित करने वाले ये तत्व अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक कहे जाते हैं। इसी आधार पर अधिगम को प्रभावित करने वाले कारकों को 2 भागों में बांटा गया है। पहला, अधिगमकर्ता के आंतरिक तत्व यानी कि आंतरिक कारक, और दूसरा अधिगमकर्ता के वातावरणीय तत्व अर्थात बाह्य कारक। अब बात करते हैं अधिगम को प्रभावित करने वाले अधिगमकर्ता के आंतरिक तत्व यानी कि आंतरिक कारकों की। तो आंतरिक कारकों के अंतर्गत वे तत्व आते हैं जो अधिगमकर्ता के अंदर पाए जाते हैं। ये तत्व वास्तव में अधिगमकर्ता की शारीरिक, मानसिक, जैविक और अर्जित विशेषताएं होती हैं जो कि अधिगमकर्ता के अधिगम को प्रभावित करती हैं। और वातावरणीय तत्व और बाह्य कारकों के अंतर्गत वे सभी तत्व आते हैं जो कि अधिगमकर्ता के चारों ओर के वातावरण में उपस्थित होते हैं और अधिगमकर्ता के अधिगम को प्रभावित करते हैं। अपने पिछले लेक्चर में हमने अधिगम को प्रभावित करने वाले महत्वपूर्ण कारकों की एक सूची के बारे में भी चर्चा की थी और इस सूची में बुद्धि, आयु, शारीरिक स्वास्थ्य, मानसिक स्वास्थ्य, परिपक्वता, तत्परता, रुचि, अभिवृत्ति, अभिक्षमता, थकान, पूर्व अधिगम और वंशानुक्रम कुछ महत्वपूर्ण आंतरिक कारकों अर्थात अधिगम को प्रभावित करने वाले आंतरिक तत्वों का वर्णन था। विषय वस्तु, सीखने की विधि, अध्यापक के सिखाने की विधि, प्रगति का ज्ञान, अधिगमकर्ता का भौतिक पर्यावरण और अधिगमकर्ता का सामाजिक पर्यावरण जैसे कुछ महत्वपूर्ण वातावरणीय तत्व अर्थात अधिगम को प्रभावित करने वाले बाह्य कारकों का जिक्र भी इस सूची में था। और अंत में प्रेरणा पर हमने चर्चा की थी कि इसको हम सबसे आखिरी में पढ़ेंगे। तो आज हमने अधिगमकर्ता के वातावरणीय तत्व अर्थात बाह्य कारकों के बारे में चर्चा करनी है जो कि अधिगम को प्रभावित करते हैं, अधिगम की गति को तीव्र, मंद और अवरोधित करते हैं। और इन कारकों के अंतर्गत हम विषय वस्तु, सीखने की विधि, अध्यापक के सिखाने की विधि, प्रगति का ज्ञान, अधिगमकर्ता का भौतिक पर्यावरण और अधिगमकर्ता का सामाजिक पर्यावरण जैसे कुछ महत्वपूर्ण बाह्य कारकों का अध्ययन करेंगे। तो इस श्रृंखला में सबसे पहले जिस कारक का जिक्र हमको करना है वह है विषय वस्तु। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में विषय वस्तु यानी कि सब्जेक्ट मैटर का बहुत अधिक महत्व होता है। पढ़ाने वाला पढ़ाने या सिखाने के लिए और पढ़ने वाला पढ़ने या सीखने के लिए विषय वस्तु यानी सब्जेक्ट मैटर का प्रयोग करता है। विषय वस्तु का अर्थ होता है किसी पुस्तक, ग्रंथ, भाषण, गीत, चित्रकारी, नाटक आदि में निहित विषय से संबंधित विचार या जानकारी। विषय यानी कि सब्जेक्ट से संबंधित विचार या जानकारी। उदाहरण के तौर पर अगर हम देखें तो कोई भी बुक यानी कि पुस्तक किसी न किसी विषय पर लिखी होती है। आप अपनी ही कोई बुक ले लो, जैसे शिक्षा तकनीकी के मूल तत्व।
शिक्षा तकनीकी के मूल तत्व एक ऐसी पुस्तक है बीएड की कि ये एजुकेशन टेक्नोलॉजी यानी शैक्षिक तकनीकी विषय पर लिखी गई है और इस बुक के अंदर, इस पुस्तक के अंदर शिक्षा तकनीकी से संबंधित तमाम विचार एवं जानकारियां हैं। बस यही विचार, यही जानकारियां शिक्षा तकनीकी विषय की विषय वस्तु या सब्जेक्ट मैटर है। इसी तरह गीत, नाटक, ग्रंथ, भाषण, चित्रकारी आदि भी किसी न किसी विषय पर आधारित होते हैं और उक्त विषय से संबंधित विशेष विचार या जानकारियां देते हैं। तो अगेन ये विचार और जानकारियां उस विषय की विषय वस्तु मानी जाएंगी या होती हैं। अतः हम कह सकते हैं कि किसी विषय यानी कि सब्जेक्ट से संबंधित विचारों या जानकारी को विषय वस्तु कहते हैं और ये जानकारियां विभिन्न सामग्रियों जैसे कि किताब के माध्यम से जनमानस तक पहुंचाई जाती हैं। अब बात करते हैं विषय वस्तु के अधिगम पर प्रभाव की, कि किस तरह से विषय वस्तु अधिगम को प्रभावित करती है। तो सबसे पहली चीज आती है विषय वस्तु की प्रकृति। विषय वस्तु की प्रकृति अधिगम को प्रभावित करती है। कैसे? यदि विषय वस्तु कठिन है तो सीखने में डिले होगा, सीखने में व्यवधान होगा, और यदि विषय वस्तु सरल है तो अधिगम शीघ्रता से हो जाएगा। मैं यहाँ पर कह रही हूँ कि यदि विषय वस्तु कठिन है तो सीखने में व्यवधान होगा, डिले होगा, और सरल विषय वस्तु है तो अधिगम शीघ्रता से हो जाएगा। तो प्रश्न यह है कि किस विषय वस्तु को हम कठिन कहेंगे और किसे हम सरल कहेंगे। तो दो बातें यहाँ पर बोलूंगी। पहली बात है भाषा। ध्यान से सुनिएगा। भाषा, विषय वस्तु की सरल और उपयुक्त भाषा उसको सरल बनाती है, और यदि विषय वस्तु को रखने वाली भाषा को बहुत अलंकृत करने के चक्कर में क्लिष्ट शब्दों का प्रयोग कर दिया तो पहले तो छात्र इन क्लिष्ट शब्दों के अर्थ को ढूंढेगा और ढूंढने के लिए तमाम लोगों से पूछेगा, इधर उधर अपना समय बर्बाद करेगा और तब जाकर के सीखेगा। ऐसे में अधिगम में देरी होगी। जो बात 5 मिनट में समय में आनी थी उसने पूरा दुगना समय ले लिया, हो गया अधिगम डिले। दूसरी चीज जो विषय वस्तु को कठिन बनाती है वह है जीवन से संबद्धता न होना। विषय वस्तु जब भी कठिन लगती है जब उसकी हमारे जीवन, हमारे परिवेश से संबद्धता नहीं होती। इसलिए विषय वस्तु प्रस्तुतिकरण में विषय वस्तु की जीवन से संबद्धता स्थापित करनी चाहिए, और इसके लिए दृष्टांत या उदाहरण अधिगमकर्ता के पर्यावरण से ही लेने चाहिए। विषय वस्तु की प्रकृति के बाद अगली चीज है विषय वस्तु का आकार। विषय वस्तु का आकार भी अधिगम को प्रभावित करता है। बहुत लंबी विषय वस्तु छात्रों में ऊब और थकान पैदा कर अधिगम की गति और शुद्धता को घटा देती है। अब प्रस्तुतकर्ता की ड्यूटी होती है, यानी कि जो छात्रों के सम्मुख विषय वस्तु को प्रस्तुत कर रहा है उसकी यह ड्यूटी होती है कि वह संपूर्ण विषय वस्तु को छोटे छोटे भागों में बांटे और तब जाकर के छात्रों के सम्मुख प्रस्तुत करे। जो छोटे छोटे विषय वस्तु है वह आसानी से बोधगम्य होती है और बच्चे उसे आसानी से सीख जाते हैं। विषय वस्तु के आकार के अलावा विषय वस्तु के प्रस्तुतिकरण का क्रम भी अधिगम को प्रभावित करता है। विषय वस्तु प्रस्तुतिकरण का क्रम भी अधिगम को प्रभावित करता है। विषय वस्तु प्रस्तुतिकरण का क्रम ज्ञात से अज्ञात की ओर और सरल से जटिल की ओर होना चाहिए। अगर विषय वस्तु प्रस्तुतिकरण का क्रम
ज्ञान से अज्ञान की ओर है और सरल से जटिल की ओर है, तो अधिगम सरलता से होगा। जो बच्चा जानता है, जो बच्चे के पूर्व ज्ञान से संबंध रखता है, उसे बच्चे के सामने पहले प्रस्तुत करो, और जो बच्चा नहीं जानता, बालक जिस चीज को नहीं जानता, उसे बाद में प्रस्तुत करो। इसी तरह जो कॉन्सेप्ट सरल है, बालक के सामने पहले उन्हें रखो और कठिन कॉन्सेप्ट्स को बाद में रखो, तो अधिगम में शीघ्रता आ जाएगी। तो इस तरह से विषय वस्तु अधिगम को, छात्र के अधिगम को प्रभावित करती है। विषय वस्तु के बाद अगला कारक जो कि अधिगम को प्रभावित करता है, वह है सीखने की विधि, यानी कि लर्निंग मेथड। अधिगमकर्ता के सीखने की विधि, अधिगमकर्ता का जो लर्निंग मेथड होता है या सीखने की विधि है, उसके अधिगम को प्रभावित करती है। सीखने की विधि अधिगम को तीव्र, मंद या अवरोधित करती है। अधिगम दीर्घकालिक है या अल्पकालिक है, यह भी निश्चित करती है। विषय वस्तु रटने से अधिक स्थायी अधिगम विषय वस्तु समझने अर्थात बोध करने से होता है। रटी हुई विषय वस्तु को हम जल्दी भूल जाते हैं, और यदि हमने विषय वस्तु को समझा है तो वह आसानी से दिमाग से नहीं जाता। इसलिए हमें रटने से ज्यादा ध्यान समझने पर देना चाहिए। समझी हुई चीज हमारे दिमाग में ज्यादा दिन तक रहती है और इस तरह से अधिगम स्थायी हो जाता है। विषय वस्तु के संदर्भ में जानने के लिए अधिगमकर्ता जितने अधिक संसाधनों का प्रयोग करता है, उसका अधिगम उतना ही उच्च स्तर का होता है। ये बहुत इम्पॉर्टेंट बात भी है विद्यार्थियों के लिए कि किसी विषय वस्तु के संदर्भ में जानने के लिए अधिगमकर्ता जितने अधिक से अधिक संसाधनों का प्रयोग करता है, उसका अधिगम उतना ही उच्च स्तर का होता है। किसी विषय को सीखने के लिए अधिगमकर्ता जितनी किताबों को टटोलता है, जितने विषय विशेषज्ञों से संपर्क करता है, जितना नेट में सर्च करता है, अन्य संसाधनों से विषय के बारे में तमाम जानकारियां जुटाता है, उसे उस विषय का उतना अधिक ज्ञान, उतना उच्च स्तरीय ज्ञान प्राप्त होता है। और इस तरह अधिगम जो स्तर है वो उच्च स्तर का हो जाता है। तो इस तरह से जो हमारे सीखने की विधियां हैं वो हमारे अधिगम को प्रभावित करती हैं। एक अन्य बात जो छात्रों के लर्निंग मेथड से संबंधित है कि यदि बालक संपूर्ण विषय वस्तु को एक बार में ही सीखने का प्रयत्न करता है, तो विषय वस्तु उसके लिए थोड़ा कठिन हो जाती है, उसका अधिगम थोड़ा डिले हो जाता है। यदि वो विषय वस्तु को छोटे छोटे भागों में विभाजित करके और एक एक करके उनको पढ़े, उनका अधिगम करने की कोशिश करे, तो उसका अधिगम शीघ्रता व शुद्धता से होगा। वो विषय वस्तु को बहुत शीघ्रता से समझ जाएगा और शुद्धता से समझ जाएगा। तो सीखने की विधियों के बाद जो अगला कारक है जो अधिगम को प्रभावित करता है, वह है अध्यापक की सिखाने की विधि, टीचिंग मेथड ऑफ टीचर। अध्यापक के सिखाने की विधि अर्थात टीचिंग मेथड वो तमाम तरीके हैं जिनके द्वारा अध्यापक किसी विषय का ज्ञान छात्रों तक ट्रांसफर करता है। अध्यापक के सिखाने का तरीका बच्चे के अधिगम को सर्वाधिक प्रभावित करता है। अगर अध्यापक का टीचिंग मेथड अच्छा नहीं है, उसमें शिक्षण कला नहीं है, तो अच्छे से अच्छा विद्यार्थी भी अधिगम के मामले में पिछड़ जाता है। और यदि शिक्षक शिक्षण कला में निपुण है, उसकी सिखाने की विधि प्रभावी है, तो अधिगम की दृष्टि से कमजोर बालक भी अच्छा प्रदर्शन करने लग जाता है। यदि शिक्षक
शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में छात्रों की भागीदारी सुनिश्चित करता है, तो छात्र तीव्रता से सीखते हैं। और छात्रों की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए शिक्षक को प्रजातांत्रिक शिक्षण विधियों का प्रयोग करना होगा। ऐसी शिक्षण विधियां जो कि विद्यार्थी केंद्रित शिक्षण विधियां हों, जिनमें छात्रों के विचारों का भी स्थान हो, छात्रों के प्रश्नों का स्थान हो, छात्र सुझाव दे सके व शिक्षण अधिगम में अपनी सक्रिय भागीदारी दे सके। बच्चा प्रश्न पूछ रहा है, आप जवाब दे रहे हैं। उसे नहीं आने पर वह निडरता से इस बात को बता रहा है कि मुझे समझ नहीं आया, फिर आप उसे पुनः स्पष्ट कर रहे हैं। इस तरह के माहौल में छात्रों के अधिगम में निश्चित रूप से तीव्रता आएगी। कुछ शिक्षण विधियां हैं, जैसे करके सीखना, प्रयोग द्वारा सीखना, प्रश्नोत्तर विधि, शोध विधि, प्रोजेक्ट विधि। ये सब प्रजातांत्रिक शिक्षण विधियां हैं या विद्यार्थी केंद्रित शिक्षण विधियां हैं। ये विधियां छात्रों के व्यक्तिगत प्रयासों को प्रोत्साहित करने के विचार पर आधारित हैं। अध्यापक आवश्यक सहायता और निर्देशन देते हैं। जब विद्यार्थी अपने सीखने के लिए अपने प्रयास करता है, तो वो तीव्रता से और शुद्धता से सीख जाता है। क्यों? क्योंकि ये तमाम जो शिक्षण विधियां हैं, ये विद्यार्थियों के व्यक्तिगत प्रयासों पर आधारित है। शिक्षक का कार्य सिर्फ मार्गदर्शन करना होता है। तो इस तरह से जो अध्यापक की शिक्षण विधियां होती है, वे ऑफ टीचिंग होता है, वो भी छात्र के अधिगम को प्रभावित करता है। तो अगला कारक है प्रगति का ज्ञान, नॉलेज ऑफ प्रोग्रेस। छात्र को अपनी प्रगति का ज्ञान होना। यदि छात्र को अधिगम के संदर्भ में अपनी प्रोग्रेस का पता चलता रहे, उसे अपनी प्रोग्रेस का ज्ञान होता रहे, तो उसमें अधिगम के लिए अपने प्रयासों को मूल्यांकित करने की क्षमता आ जाती है। वह समझ जाता है कि क्या कमी हो रही है और वह और प्रयास करने के लिए प्रेरित हो जाता है, ताकि अधिगम उपलब्धि बढ़ सके। तो इस तरह से अधिगम में अपनी प्रगति का ज्ञान छात्र के अधिगम प्रयासों को बढ़ाता है, जिससे उसके अधिगम में तीव्रता आती है। अगले बाह्य कारक के रूप में है अधिगमकर्ता का भौतिक पर्यावरण। अधिगमकर्ता के भौतिक पर्यावरण या भौतिक वातावरण का अर्थ उसके चारों ओर की उन तमाम भौतिक दशाओं एवं भौतिक सामग्रियों से है, जो उसके अधिगम को किसी न किसी तरह से प्रभावित करती हैं। भौतिक दशाओं के अंतर्गत प्रकाश, स्वच्छ वायु, उचित तापमान, शांतिपूर्ण वातावरण आदि तत्व आते हैं, तथा भौतिक सामग्रियों के अंतर्गत अधिगमकर्ता की बैठने की व्यवस्था, कमरे का स्पेस, कक्षा में है तो अच्छा सा ब्लैक बोर्ड या व्हाइट बोर्ड, अच्छी किताबें, कंप्यूटर आदि वो तमाम सामग्रियां जिनका प्रयोग छात्र सीखने में करता है। अब उदाहरण अगर लें तो मुझे याद है अपने बचपन के दिन, पीली रोशनी देने वाले बल्ब और वो भी बिल्कुल डिम, उस पर भी वोल्टेज फ्लैक्चुएशन, उस लाइट में पढ़ पढ़कर आंखों में चश्मे लग गए। आज लाइट की इतनी सुविधा है कि पढ़ते हुए आंखों में कोई तनाव नहीं आता, इसलिए पढ़ने वाले बच्चों के लिए घर हो या कक्षा, प्रकाश की अच्छी व्यवस्था होनी चाहिए। इसी तरह तापमान भी है, उस जगह का जहां छात्र या अधिगमकर्ता बैठकर अधिगम क्रियाएं कर रहा है। सामान्य तापमान हो, अर्थात न बहुत गर्म न बहुत ही ठंडा। मुझे अगस्त की एक 6 दिवसीय कार्यशाला याद है। भीषण गर्मी थी। ऑर्गेनाइजर ने लेक्चर हॉल का टेम्परेचर इतना कम कर दिया, इतना डाउन कर दिया कि 12 से 13 प्रतिभागियों को कोल्ड हो गया। बस 2-3 दिन जो सीखना था वो हाथ से निकल गए। इसी तरह सभी लोग अनुभव करते हैं, शोर शराबे में हम चाह कर के भी नहीं पढ़ पाते और शांतिपूर्ण वातावरण में अधिगम सुखद हो जाता है।
तो ये कुछ वातावरणीय दशाएं हैं जो हमारे अधिगम को सुखद या दुखद बना सकती हैं। इसी तरह भौतिक सामग्रियां भी अधिगम को सरल, आसान व रोचक बनाती हैं। छात्रों के लिए बैठने के लिए फर्नीचर की सुविधा अधिगम को सुखद बना देती है। हमें याद है 5-6 घंटे नीचे जमीन में बैठने पर सुखद पोस्चर के लिए हम पोजीशन चेंज करते रहते थे। जितनी बार पोजीशन चेंज करते थे उतनी बार पढ़ाई से अपना ध्यान भी भंग होता था और जो अगल बगल विद्यार्थी बैठे होते थे उनका ध्यान भी भंग होता था। जो किताबें होती हैं, भौतिक सामग्रियां हैं, अच्छी क्वालिटी की किताबें होंगी तो छात्र का अधिगम स्तर बढ़ेगा। आज तमाम स्टूडेंट्स ऑनलाइन टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में भाग ले रहे हैं। जिसके पास जितने अच्छे गैजेट्स हैं उनका अधिगम उतना सरल है। तो इस तरह से लर्निंग को घेरने वाली तमाम भौतिक सामग्रियां या भौतिक दशाएं उसकी जो लर्निंग है उसे जरूर प्रभावित करती हैं। अगला अधिगम को प्रभावित करने वाला कारक है अधिगमकर्ता का सामाजिक पर्यावरण, सोशल एनवायरनमेंट ऑफ द लर्नर। तमाम सामाजिक दशाएं और समाज में रहने वाले व्यक्तियों के मध्य परस्पर अंतर संबंध, अंतःक्रियाएं जिनके मध्य अधिगमकर्ता रह रहा है उसका सामाजिक पर्यावरण है। सामाजिक दशाएं कि वर्तमान सामाजिक परिस्थितियां क्या है, समाज का वर्तमान माइंडसेट क्या है, आज समाज क्या कर रहा है और क्या सोच रहा है, ये तमाम चीजें सामाजिक दशाओं में आती हैं। आज कोरोना संकट ने टीचर और लर्नर दोनों के सामने संकट खड़ा कर दिया है और इंटीरियर स्थानों में जहां नेट अवेलेबिलिटी तक नहीं है, छात्र और शिक्षक दोनों परेशान हैं। शिक्षकों का प्रयास और छात्रों का प्रयास दोनों प्रभावित हो रहे हैं। परिस्थिति है सामाजिक और उस परिस्थिति से समाज में रहने वाले बालक हैं, उनके अधिगम में परेशानी आई है। इसी तरह एक और एग्जाम्पल हम देखें सामाजिक दशा का, तो यदि किसी समाज में बालिकाओं की शिक्षा को महत्व नहीं दिया जाता, उन्हें शिक्षा के लिए प्रमोट नहीं किया जाता, तो अच्छी से अच्छी बुद्धिमान बालिका के अधिगम पर भी नकारात्मक प्रभाव पड़ जाता है। इसी तरह समाज के व्यक्तियों के मध्य जो अंतर संबंध होते हैं कि भाई आपस में संबंध कैसे हैं, मैत्रीपूर्ण है या कॉन्फ्लिक्ट से भरे हैं, एक दूसरे से अंतःक्रियाएं कैसे कर रहे हैं, सपोर्टिव हैं या लेग पुलिंग वाली बातें करते हैं, तो ये तमाम बातें भी समाज के बालकों का अधिगम प्रभावित करती हैं। जो बच्चे का पारिवारिक माहौल है वो भी अधिगम को प्रभावित करता है। अगर परिवार में सुख शांति है तो बच्चे का मोरल हाई रहता है। अगर परिवार में आपसी कॉन्फ्लिक्ट है तो बच्चा हमेशा तनाव में रहता है और तनावग्रस्त बच्चा कभी भी एक सही अधिगम नहीं कर सकता है। बच्चे की जो अधिगम उपलब्धि है वो नीचे आ जाती है। इसी तरह बच्चों को किसी अधिगमकर्ता को चारों ओर से घेरने वाले अन्य अधिगमकर्ता या अन्य छात्र भी अधिगमकर्ता के अधिगम को प्रभावित करते हैं। हमारे चारों ओर का माहौल कैसा है, हमारे जैसे जो बच्चे हैं वो क्या सोचते हैं। मुझे इंटरमीडिएट की एक कक्षा याद है जिसमें कि कुछ छात्रों का एक थॉट बन गया था कि परीक्षाएं कौन सी जी, कुंभ का मेला है जो 12 वर्ष में एक बार हो, इस बार पास नहीं हुए तो अगली बार हो जाएंगे। और ये सोच करके वो लोग पढ़ाई से ज़्यादा ध्यान अपनी मौज मस्ती इन चीज़ों पे देते थे और ये जो माइंड सेट था वो आधे से ज़्यादा क्लास का बन चुका था। पहले एक छात्र का बना, उसने 4 और लोगों को प्रभावित किया, उसके बाद और लोगों को भी इस थॉट ने प्रभावित किया और उस पूरी कक्षा का जो अधिगम उपलब्धि थी उस परीक्षा में, उस साल की परीक्षा में काफ़ी नीचे आ गई थी। तो यानी कि हमारे चारों ओर के जो छात्र हैं वो भी हमारे अधिगम को अपनी विचारधारा से प्रभावित करते हैं। साथ ही अगर हमारे चारों ओर के जो छात्र हैं, हमारे दोस्त हैं, वो हमारे लिए सपोर्टिव हैं, हमारे अधिगम में हेल्प कर रहे हैं, तो भी हमारे अधिगम की जो स्पीड है वो बूस्ट होती है। और अगर छात्रों के मध्य मतभेद हैं, एक दूसरे की लेग पुलिंग कर रहे हैं, तो उनका जो ध्यान है वो अधिगम के अलावा फिर और सोशल जो ड्यूटीज़ बोले कि भाई दुश्मनी भी निभानी है, दोस्ती भी निभानी है, तो इन चीज़ों पर ज़्यादा चला जाता है और अधिगम कहीं ना कहीं नकारात्मक दिशा में चला जाता है। इसी तरह से
शिक्षक का व्यवहार भी छात्र के अधिगम को प्रभावित करता है। अगर शिक्षक का व्यवहार छात्रों के लिए मृदु है, मित्रवत है, सपोर्टिव है, तो छात्र शिक्षक के पास जाएगा और उससे सीखने की कोशिश करेगा, जिससे छात्र का अधिगम बूस्ट हो जाएगा। और अगर शिक्षक रूड है, कठोर व्यवहार वाला है तो छात्र शिक्षक के पास जाने से कतराएगा, घबराएगा और फिर कहीं न कहीं उसका अधिगम प्रभावित होगा। तो ये थे अधिगमकर्ता के सामाजिक पर्यावरण के कुछ पहलू जो कि अधिगमकर्ता के अधिगम को प्रभावित करते हैं। तो ये थे अधिगम को प्रभावित करने वाले बाह्य कारक। और अब अंत में हम एक ऐसे कारक के बारे में बात करेंगे जो कि आंतरिक और बाह्य दोनों प्रकार के कारकों की सूची में आता है, और वो कारक है अभिप्रेरणा अर्थात मोटिवेशन। हम किसी व्यक्ति से जो अपेक्षित व्यवहार चाह रहे हैं, तो उस अपेक्षित व्यवहार के लिए दिया जाने वाला प्रोत्साहन प्रेरणा या अभिप्रेरणा है। अभिप्रेरणा एक शक्ति है, ऐसी शक्ति जिसके द्वारा हम किसी भी व्यक्ति को किसी भी कार्य के लिए या किसी भी व्यवहार के लिए प्रेरित कर सकते हैं। ये जो अभिप्रेरणाएं हैं दो प्रकार की होती हैं। एक होती है आंतरिक अभिप्रेरणा और दूसरी होती है बाह्य अभिप्रेरणा। बिना किसी बाह्य बल के आत्म प्रेरित होकर किसी कार्य को करने के लिए तैयार हो जाना आंतरिक अभिप्रेरणाएं हैं। और जब छात्र स्वेच्छा से सीखने के लिए तैयार हो जाता है तो उसका अधिगम स्वाभाविक रूप से बढ़ जाता है। यानी कि जो आंतरिक अभिप्रेरणा है वो छात्र के अधिगम को बढ़ा देती है, अगर छात्र पॉजिटिव तरीके से पढ़ने के लिए प्रेरित हो रहा है तो। इसी तरह जब बाह्य कारक या कारण व्यक्ति को किसी कार्य को करने के लिए प्रेरित करते हैं तो वह बाह्य प्रेरणा कहलाती है। छात्र को किसी विषय का या पढ़ाई का महत्व बता के उसे अधिगम के लिए तैयार करना बाह्य प्रेरणा है। उसने कुछ अच्छा कर दिया तो प्रशंसा या पुरस्कार देकर और अच्छा करने के लिए उसे प्रेरित करना यह बाह्य प्रेरणा है। और छात्र के अवांछनीय व्यवहारों को रोकने के लिए दंड देना भी बाह्य अभिप्रेरणा है। हालांकि दंड का शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में कोई स्थान नहीं है। तो ये जो प्रशंसा है, पुरस्कार है, दंड आदि तमाम ऐसी अभिप्रेरणाएं हैं जो कि छात्र के अधिगम को तीव्र, मंद या अवरोधित कर देती है। तो ये थे अधिगम को प्रभावित करने वाले तमाम कारक, ऐसे कारक जो छात्र अधिगम को प्रभावित करते हैं किसी न किसी तरह से। और मुझे उम्मीद है कि ये लेक्चर आपके लिए अवश्य काम आएगा। लेक्चर थोड़े लंबे हैं किंतु डिटेल्ड हैं और इस तरह से फ्रेम किए गए हैं कि तमाम एलिजिबिलिटी टेस्ट में आपकी मदद करेंगे। मैंने शॉर्टकट यहाँ पर नहीं लिया क्योंकि मैं चाहती हूँ कि आप भावी परीक्षाओं में सफल हों और सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता। अंत में हम बात प्रेरणा की कर रहे थे, तो आप भी अपनी अभिप्रेरणाएं देकर मुझे सुधार की दिशा देंगे। आपकी प्रशंसाएं मुझे और अच्छा करने के लिए प्रेरित करेंगी और आपके सुझाव से इन कक्षाओं में और मेरे प्रयासों में सुधार आ सकता है। धन्यवाद।